हमारे साथ हैं तहरीम फ़ातिमा, जिन्होंने नीट यूजी निकाला है इस साल। 653 इनका स्कोर है और ये जामिया स्कूल की पास आउट हैं। बड़ी बात यह है कि इन्होंने नीट क्रैक किया बगैर कोचिंग के। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो और बताएं अपने सफ़र के बारे में। जी, जब मैंने अपना फ़र्स्ट टाइम दिया था 12th के साथ, तो उसमें मैंने 437 स्कोर किया था। उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाई की, पीडब्ल्यू से किया था मैंने। तो उसमें मैंने यकीन बैच बैच एनरोल किया था एंड देन वहाँ से फर्स्ट अपना जो मैंने अपना फ़र्स्ट ड्रॉप लिया था, मैंने वहाँ से कंप्लीट किया। देन मेरा सेकंड अटैम्प्ट में मेरा 587 था लास्ट ईयर मार्क्स, कुछ मार्क्स से मेरा रह गया था सिलेक्शन। देन फिर मैंने एक और ड्रॉप लिया। उसके बाद उसमें मैंने सेल्फ स्टडी की है। मैंने कोई बैच वगैरह नहीं ली थी, नोट्स वगैरह थे ही। मोस्ट मेरा जो फर्स्ट ड्रॉप ईयर में मेरी मिस्टेक्स थी उसे मैंने नहीं रिपीट की। लाइक एनसीईआरटी पे फोकस नहीं किया था मैंने, तो इस बार मैंने एनसीईआरटी पे अच्छे से फोकस किया था, क्योंकि नीट के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बार 653 स्कोर किया मैंने। अच्छा, नीट में बहुत सारे एनसीईआरटी के अलावा और किसी भी रेफरेंस बुक की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि एनसीईआरटी शायद इनफ नहीं है, हमें और भी बुक्स पे जाना चाहिए। पर मैंने तो सिर्फ एनसीईआरटी की है और मैं भी यही देना चाहूँगी सबको कि आप एनसीईआरटी पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करें, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी, आपको तीनों ही एनसीईआरटी को इक्वली ट्रीट करना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। और पीवाईक्यू से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी, मोस्टली फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में। फ़िज़िक्स के लिए भी पीवाईक्यू काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहे हैं। मैंने लास्ट 24 ईयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व किए थे मैंने, और नोट्स के क्वेश्चंस ही लिए थे। तो उसके अलावा मैंने कोई भी बुक एक्स्ट्रा नहीं पढ़ी थी एनसीईआरटी के अलावा। तो एनसीईआरटी पे फोकस रहना है और पीवाईक्यू पे ज़रूर, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी। सबसे पहले अब स्टूडेंट को डेडिकेशन चाहिए होता है, एक डिसिप्लिन चाहिए होता है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आप बड़े कोचिंग में जा रहे हैं तभी आप नीट क्रैक कर सकते हैं, या आपके सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने गोल को लेकर डेडिकेटेड हैं, आपको पता है कि हाँ मैं कर लूँगा, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली इसमें आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। क्लासेस से ज़्यादा, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, तो क्लासेस तो सब कोई करता है, बट सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा मैटर करता है इसमें। क्योंकि सेल्फ स्टडी में आप एनसीईआरटी रीड करते हो और जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप विदाउट कोचिंग भी इसे क्रैक कर सकते हैं। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देते हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। वरना पीडब्ल्यू भी एक बहुत एफोर्डेबल कॉस्ट पे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप ईयर में ऑनलाइन पीडब्ल्यू कोर्स ही लिया था, वहाँ से ही फिर मैंने अपने नोट्स वगैरह रेडी किए हैं। देन एनसीईआरटी पे फोकस किया। तो विदाउट कोचिंग से भी पॉसिबल है नीट क्रैक करना। क्या रूटीन आपका रहता डेली का रूटीन था कि 7 से 8 बजे तक उठ जाना था। मोस्टली क्या था कि मैं सुबह, मोस्टली बच्चे फजर के टाइम से उठकर ही पढ़ने लगते थे, पर मुझसे सुबह उठ के पढ़ा नहीं जाता था। मैं लेट नाइट स्टडी करती थी, लेकिन फिर भी कोशिश करती थी कि 1-2 बजे तक सो जाऊं, ताकि सुबह ज़्यादा लेट ना उठूं। तो सुबह मैं उठती थी, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि घर पे गेस्ट वगैरह का आना जाना काफ़ी था, फिर बच्चे भी थे। तो इसलिए मैंने सोचा था कि घर पे शायद नहीं हो पाएगा, अच्छे से रूटीन नहीं बन पाएगा, इसलिए मेरे पास में ही, घर के पास में लाइब्रेरी थी, तो मैं वहीं जाती थी। सुबह 8-9 बजे से मैं जाती थी फर्स्ट। तो मेरे जो टाइमिंग्स थे ना, वो ब्रेक्स में होता था। लाइक ऑब्वियस हम लोग 6 से 8 घंटा लगातार नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपको ब्रेक्स में करना चाहिए। जैसे मेरा एक पहला जो ब्रेक होता था वो 3 आवर्स पे होता था, देन सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होता था, तो पूरे दिन का मैं 3 शिफ्ट करती थी पढ़ने के लिए। फर्स्ट शिफ्ट वही मॉर्निंग शिफ्ट रहता था, उसके बाद फिर 1 बजे ब्रेक लेती थी। देन खाने के लिए घर आती थी, तो उसमें हाफ़ एन आवर 1 आवर तक मेरा घर पे लग जाता था उस टाइम पे। फिर घर यहाँ से वापस जाने का सेकंड शिफ्ट चलता था, जिसमें मैं मोस्टली फ़िज़िक्स पे फोकस करती थी। जैसे कि बहुत सारे बच्चे को टाइम मैनेजमेंट नहीं आ पाता है कि कैसे करें कैसे नहीं करें। तो सबसे पहले फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री, स्टार्टिंग के डेज़ में आपको फ़िज़िक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में आने के बाद आपके पास टाइम नहीं बचता कि आप इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। तो स्टार्टिंग में आप फिज़िक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दें, ताकि उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम दें। और बायोलॉजी के लिए वही है कि आपको एनसीईआरटी हर रोज़ रीड करना मस्ट है। है? ये बताएं। जी, मेरे बड़े भाई डॉक्टर की मेडिकल स्टडी कर रहे हैं, पर वो आउट ऑफ इंडिया से कर रहे हैं, फ़िलीपींस से। नीट नीट के थ्रू और भी है मेरे, मतलब एक दो ने किया है, फिर मैं हूँ। कोर्स पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है,
क्योंकि जब आप ड्रॉपर हैं, क्योंकि 11th-12th में तो ठीक है, स्कूलिंग है, उसमें पढ़ना ही है, लेकिन जब आप ड्रॉप ले रहे होते हो तो पेरेंट्स को भी लगता है कि कहीं टाइम वेस्ट ना हो जाए, 12th कर लिया है, 12th पास आउट है, कहीं एडमिशन नहीं कर रही हो, ये वो। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप ईयर तो ईज़िली सारे पेरेंट्स दे देते हैं, बट जब और ज़्यादा ड्रॉप ईयर की बात आती है तो उसमें कहीं न कहीं सोचते हैं कि क्या पता होगा, नहीं होगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे ये बोला, अगर तुम्हें बिलीव है खुद में तो तुम इंशाल्लाह ज़रूर कर लोगी, अपना अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। बस हार्ड वर्क करना है, करते रहो। कि जब लास्ट ईयर मेरा नहीं हो पाया था तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था कि कोई बात नहीं, तुम फिर से तैयारी कर लो। उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि तुम फिर से तैयारी करो और एमबीबीएस करो, कि वरना तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम एडमिशन ले लो, क्यों अपना ईयर वेस्ट करोगी, 1 साल तो वेस्ट हो ही गया है, ये वो। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा ही सपोर्ट किया, और आई थिंक पेरेंट्स सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए। क्योंकि पेरेंट्स अगर सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं तो वैसे ही सारे लोग तो ऑब्वियस है, वो बोलते हैं कि होगा, नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, पर अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो वो ईज़ी हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए। तो यही है कि हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जितना पोटेंशियल है वो उसके पेरेंट्स से ज़्यादा कोई नहीं। ऑफ कोर्स है, जब आप जितने ज़्यादा ड्रॉप ईयर्स होते हैं उतना ज़्यादा डीमोटिवेशन आता है कि लास्ट में फ़ेल हो गया था, पता नहीं इस बार होगा कि नहीं होगा। तो हमेशा ही जब भी मुझे डीमोटिवेशन आता था, मैं किसी से भी बात करती थी, अपने फ्रेंड से, फैमिली से। क्योंकि अगर आप खुद में ही मतलब नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे, जब आप डीमोटिवेट फील करते हैं तो उसमें आप खुद में ही परेशान होते रहेंगे, इसलिए आप शेयर करें। जब मैं अपने पेरेंट्स से शेयर करती थी कि हाँ मम्मी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो वो ये बोलती थी कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा, तुम खुद में बिलीव रखो, सब हो जाएगा, बस हार्ड वर्क करते रहो, अपने रिजल्ट का मत सोचो। उन्होंने हमेशा मुझे ये सिखाया कि अपने रिजल्ट का मत सोचो, अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आप रिजल्ट सोचोगे तो वो ऑब्वियस इफेक्ट करेगा। हम किसी को नहीं पता कि एट द लास्ट क्या होने वाला है, एग्ज़ाम के दिन क्या होने वाला है। अगर हम किसी चीज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं तो हमारा प्रिपरेटरी फेज़ है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी स्टूडेंट अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो ये ना सोचे कि मेरा इतना ड्रॉप हो गया है, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप बस अपने प्रिपरेशन पे फोकस रहें।